जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जाना कि एक तारे की स्टेलर एवोल्यूशन में कौन कौन से फिनोमिनास पॉसिबल हो सकते हैं। आमतौर पर स्टेलर एवोल्यूशन में न्यूक्लियर प्रोसेसेस के कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज के कई कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन चाहे इंटरमीडिएट प्रोसेस जो भी हो, तारे के इस न्यूक्लियर एनर्जी की सप्लाई का एंड एक स्टेज पर जाकर होता ही है। जब भी ऐसा होता है तो ग्रेविटी उस तारे को और ज्यादा कंप्रेस करती जाती है और जिसके साथ यह ग्रेविटी उस तारे की डेंसिटी को और ज्यादा डेंस करती है। अगर किसी तारे का कुल मास काफी ज्यादा हाई ना हो तो यह कॉन्ट्रैक्शन तब रुक जाती है जब उस तारे के इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा डेंसिटी तक कंप्रेस हो जाएं। तारे में मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स की हो रही कॉन्ट्रैक्शन एक प्रेशर को पैदा करती है जिसे हम डीजेनरेसी प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। यह प्रेशर उस तारे में उस मटेरियल को और ज्यादा कंप्रेस होने से रोकता है। जब किसी तारे का मटेरियल इस कदर तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वो तारा एक व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेता है। एक व्हाइट ड्वार्फ का रेडियस भले ही हमारी पृथ्वी के जितना हो, लेकिन उसका मास हमारे सूर्य के मास के जितना हो सकता है। एक तारा जिसका अंतिम समय में भी मास काफी ज्यादा होता है, उसका अंत काफी ज्यादा खास हो सकता है। अपनी एवोल्यूशन की आखिरी स्टेज के वक्त यह तारा अपनी आउटर लेयर्स को एक काफी शक्तिशाली विस्फोट के साथ बाहर की ओर फेंकने के काबिल होता है। जब भी ऐसा होता है तो वो तारा एकदम से काफी ज्यादा चमकदार हो जाता है और इसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस सुपरनोवा में नोवा का अर्थ है एक नया तारा जो आसमान में एक जगह पर एक नए ब्राइट तारे की डिस्कवरी की तरफ इशारा करता है। इस तरह से सुपरनोवा नाम एक गलत नाम है क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे पहले वहां पर कोई भी सितारा नहीं था। असल में वहां पर ऐसा होता है कि एक पुराना तारा अचानक कुछ ही दिनों में काफी चमक उठता है और बाद में धीरे धीरे यह 1 या 2 महीनों में गायब हो जाता है। एक सुपरनोवा की यह ब्राइटनेस कुछ 100 मिलियन सालों के फैक्टर से कुछ ही दिनों में बढ़ जाती है और यह कुछ हफ्तों या महीनों के लिए ऐसे ही एक ब्राइट ऑब्जेक्ट के रूप में रह सकते हैं। अपने ब्राइटेस्ट फेज के दौरान इस तरह का कोई तारा अपने कॉन्स्टेलेशन के सभी सितारों से ज्यादा चमकीला हो सकता है, और या फिर यह तारा अपने उस एक्सप्लोजन से अपने कॉन्स्टेलेशन की शेप तक को बदल सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे इस यूनिवर्स में हर सेकेंड एक तारा सुपरनोवा हो जाता है, लेकिन उन तारों के हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा दूर होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते। हमारी गैलेक्सी में या आसपास के एरिया में होने वाले सुपरनोवा जो हमारी आंखों द्वारा देखे जाने के लिए काफी ज्यादा ब्राइट हों, वो 1 सेंचुरी में केवल एक बार ही होते हैं। इस तरह से यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे लिए एक काफी रेयर इवेंट है। इन्हीं तरह के 2 सुपरनोवास को फिलहाल हमारे इतिहास में देखा गया था जो सन 1572 और 1604 में हुए थे। इनमें से पहला कैसोपिया तारामंडल में हुआ था और जिसे एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राही ने स्टडी किया था। यह सुपरनोवा इतना ज्यादा ब्राइट और इतना ज्यादा बड़ा था कि इसने उस तारामंडल की एम शेप तक को डिस्टॉर्ट कर दिया था। और दूसरा मार्स और जुपिटर के कंजक्शन की दिशा में हुआ था जिसे दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा नोट किया गया था। इस सुपरनोवा की डिटेल्ड स्टडी को अंजाम एस्ट्रोनॉमर केपलर ने दिया था। पिछली शताब्दी में केवल आधा दर्जन यानी कि 6 सुपरनोवा इवेंट हुए थे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते थे, और जिनमें से केवल एक को ही 1987 में टेलीस्कोप्स की खोज के बाद टेलीस्कोप से देखा गया था। यह सुपरनोवा इवेंट एक विशालकाय तारे SK 69202 की लोकेशन पर हुआ था जो कि लार्ज मैजेलेनिक क्लाउड के करीब है। जैसे जैसे यह सुपरनोवा धीरे धीरे गायब हुआ तो वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां पर मौजूद वो तारा गायब हो गया था। इस तरह से पहली बार किसी मनुष्य ने एक विशालकाय तारे को सुपरनोवा होते हुए देखा था। एक सुपरनोवा लोकल रीजन जहां पर विस्फोट हुआ था उसके चारों ओर अपना एक मार्क छोड़ सकता है। तारों के बीच का रीजन जिसे हम इंटरस्टेलर मीडियम के नाम से जानते हैं,
जहां का वैक्यूम हम मनुष्य द्वारा बनाए गए वैक्यूम से भी कहीं ज्यादा कंप्रेस्ड होता है। हालांकि यह एरिया पूरी तरह से खाली नहीं होता। इसके हर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक हाइड्रोजन का एटम होता है। एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बाहर की ओर जाने वाला वो मटेरियल उस इंटरस्टेलर मटेरियल को तब तक बाहर की ओर ले जाता जाएगा जब तक उसके अंदर मौजूद वो प्रेशर उसे रोक ना ले। इस तरह से एक सुपरनोवा उस इंटरस्टेलर मीडियम में एक तरह का होल क्रिएट करता है जो कंप्रेस्ड मटेरियल के शेल से घिरा हुआ होता है। इन ऑब्जेक्ट्स को हम सुपरनोवा रेमिनेंट भी कहते हैं, जो कई हजार सालों तक ऐसे ही रह सकते हैं। इन सुपरनोवा रेमिनेंट को हम ऑप्टिकल, एक्सरेज और रेडियो बैंड्स की मदद से देख सकते हैं। हाल के एक रेडियो सर्वे में हमने हमारी गैलेक्सी में 100 से ज्यादा ऐसे रेमिनेंट्स को खोजा, और जब भी इन रीजन्स को ऑप्टिकल टेलीस्कोप से स्टडी किया जाता है तो इन रीजन्स के आसपास नेबुलास जैसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। हमारे द्वारा पहली बार खोजा गया सुपरनोवा रेमिनेंट क्रैब नेबुला है, जो कि टॉरस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है और जो बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मौजूद है जहां पर चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने सन 1054 में एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन को देखा था। इस तरह से कई और सुपरनोवास जैसे केपलर और टाइको ब्राहे को भी इन्हीं रेमिनेंट से वेरीफाई किया गया। यह सुपरनोवा एक्सप्लोजन केवल देखने में ही खूबसूरत नहीं होते, बल्कि यह एक काफी इम्पोर्टेंट काम भी करते हैं। जैसे कि हमने इस सीरीज की पहली वीडियो में जाना था कि कैसे एक तारे के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम से हैवी एलिमेंट्स का निर्माण होता है, लेकिन हमें यह सभी हैवी एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी पर देखने को कैसे मिलते हैं। अगर इनका निर्माण एक तारे के अंदर हुआ है तो यह एक तारे के बाहर कैसे निकले। एग्जाम्पल के लिए यह हैवी एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी तक कैसे पहुँचे, तो इसका आंसर है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब भी एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है तो उस दौरान एक तारे के अंदर मौजूद वो सभी हैवी एलिमेंट्स उस एक्सप्लोजन की वजह से इंटरस्टेलर मीडियम में चले जाते हैं। इसी के साथ एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के दौरान भी कई हैवी एलिमेंट्स की फॉर्मेशन होती है, जिनके बारे में हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। उस इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद उस मटेरियल के एक दूसरे से जुड़ने की वजह से इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से वो तारे के हैवी एलिमेंट्स एक प्लैनेट्स में पहुंच जाते हैं। इस तरह से यह प्रोसेस सितारे के जन्म और विकास में एक नई गतिशीलता को भी इंजेक्ट करती है। अब गौर से सोचिए कि हमारे यूनिवर्स के शुरुआती समय में तारों का निर्माण प्योरली हाइड्रोजन और हीलियम के मिक्सचर से हुआ होगा, जिसके बाद पहले तारों के सुपरनोवा एक्सप्लोजन से उन गैलेक्सीज ने हैवी एलिमेंट से इनरिच्ड मीडियम को एक्वायर किया। इसके बाद उस गैलेक्सी में पैदा हुए नए तारों में शुरुआत में ही इन हैवी एलिमेंट्स की कुछ मात्रा पहले से ही मौजूद होगी। वैज्ञानिकों ने अपनी हाल की स्टडी से जाना कि इन हैवी एलिमेंट्स की थोड़ी सी भी अमाउंट कैसे एक तारे की स्टेलर एवोल्यूशन को इफेक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन का एक तारे में मौजूद होना उसके जन्म से एनर्जी के फ्लो रेट को काफी हद तक इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से उस तारे की उम्र कम हो जाती है और वो तारा जल्द ही इंटरस्टेलर मीडियम में हैवी एलिमेंट्स को छोड़ देता है। इस तरह से कार्बन अपनी फॉर्मेशन रेट को काफी हद तक बढ़ा सकता है। इस तरह की यह प्रोसेस हमें यह दिखाती है कि कैसे दूसरी जनरेशन का एक तारा तारों की पहली जनरेशन से काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमने अभी तक इस सीरीज में जाना कि कैसे एक तारा सुपरनोवा होने के बाद अपनी आउटर लेयर को बाहर की ओर फेंकता है, लेकिन उसकी कोर के साथ क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे हम इस सीरीज की अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस सीरीज की पहली और दूसरी वीडियो को देखना ना भूलें और हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको यह सीरीज कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।